एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिसने उन्हें पैदा किया है। और आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो कुछ इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है। हम बात कर रहे हैं तकनीक की एक नई लहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और उसकी जो बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतें हैं उनकी। नमस्कार और स्वागत है इस विशेष विश्लेषण में। आज का विषय है कि एआई क्रांति को ऊर्जा कैसे दी जाए, और क्या छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, जिन्हें SMRS कहते हैं, वो इसका जवाब हो सकते हैं। हम भारत के संदर्भ में इसके जो अवसर हैं और जो चुनौतियां हैं उन पर खास ध्यान देंगे। और हाँ, ये सारी बातचीत हमें मिले शोध और लेखों पर ही आधारित है। देखिए, पिछले करीब 2 दशकों से भारत की बिजली की मांग लगभग 5% सालाना बढ़ रही थी। ठीक है, स्थिर कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से प्रेडिक्टेबल थी। बिल्कुल। लेकिन अब ये डेटा सेंटरों का जो विस्फोट हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं, 5G, IoT, ये सब मिलके मांग को एकदम नई रफ्तार देने वाले हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक कॉन्फ्लुएंस सा बन गया है। तो आज हमारा मकसद यही है। पहले तो ये समझें कि ये ऊर्जा की भूख इतनी बढ़ क्यों रही है, खासकर AI डेटा सेंटरों की क्या जरूरतें हैं। फिर देखेंगे SMRS को एक संभावित समाधान के तौर पर, और भारत के लिए क्या दांव पर है, क्या फायदे क्या नुकसान। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत में डेटा सेंटरों की इस अचानक आई बाढ़ से। ये मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। एक तो सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम है, फिर डेटा लोकलाइजेशन नीतियां हैं, मतलब डेटा देश में ही रखने पर जोर। हाँ, वो तो है। फिर हम सबका डेटा इस्तेमाल कितना बढ़ गया है, और 5G आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और सबसे बड़ा फैक्टर शायद AI है। ये तकनीकें भारी मात्रा में डेटा पैदा भी करती हैं और प्रोसेस भी। ये बात तो दिलचस्प है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स यूरोप से 2 गुने हैं, लेकिन हमारी डेटा सेंटर क्षमता वो यूरोप के 10 गीगावाट के मुकाबले सिर्फ 1.4 गीगावाट है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और यही अंतर है जो भविष्य में बहुत तेजी से भरने की उम्मीद है। अनुमान यह है कि ये डेटा गोपनीयता नियम और AI का बढ़ता इस्तेमाल, इनके चलते भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2027 तक ही 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। 2 से 3 गुना सिर्फ 3 साल में? हाँ, और अगर हम 2030 तक देखें तो यह आंकड़ा 5 गुना से भी ज्यादा हो सकता है, खासकर अगर ये जो बड़े AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आक्रामक योजनाएं हैं वो अमल में आती हैं तो। 5 गुना, ये तो जबरदस्त वृद्धि है। पर एक बात समझाइए, ये AI डेटा सेंटर पारंपरिक वाले सेंटरों से ज्यादा बिजली क्यों खाते हैं? इनमें ऐसा क्या खास है? हाँ, यहाँ बात समझने वाली है। देखिए, ये सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं है, ये असल में कंप्यूटेशनल पावर हाउस हैं। बहुत ज्यादा गणना शक्ति चाहिए इनको। अच्छा। पारंपरिक सर्वर में लगते हैं सामान्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, लेकिन AI के लिए जरूरी हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, GPUs। हाँ, सुना है, गेमिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, वही। लेकिन यहाँ उनका काम बहुत इंटेंसिव होता है। अब फर्क देखिए, एक पारंपरिक सर्वर रैक लेता है मान लीजिए 15-20 किलोवाट kW। ठीक है। वहीं एक GPU वाला AI रैक वो 80 से 150 kW तक खींच सकता है। क्या कह रहे हैं? 80 से 150, मतलब लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा सिर्फ एक रैक के लिए? सही, बिल्कुल। यही वो बेहिसाब कंप्यूटेशनल ताकत है जो AI डेटा सेंटरों को इतना बिजली का प्यासा बना देती है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अनुमान है कि डेटा सेंटरों की कुल बिजली खपत जो 2024 में करीब 460 टेरावाट घंटे हैं। 460 TWH? हाँ, वो बढ़कर 2030 तक 1000 TWH पार कर जाएगी, और 2035 तक तो 1300 TWH तक पहुंच सकती है। 1300 TWH, ये आंकड़ा तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कितनी बिजली है, किसी चीज से तुलना कर सकते हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए, 1300 TWH दुनिया के कई बड़े देशों की साल भर की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है। भारत की मौजूदा कुल सालाना खपत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा ये। बाप रे। उदाहरण के लिए चीन को देखिए, वहां जनरेटिव AI और LLMs मतलब बड़े भाषा मॉडल, इनके कारण बेस लोड बिजली की मांग 25% सालाना बढ़ रही है। अनुमान है कि 2025 तक ही वहां डेटा सेंटर 400 अरब किलोवाट आवर से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे। ये देश की कुल खपत का करीब 4% होगा। 4% सिर्फ डेटा सेंटरों से? हाँ,
और अमेरिका में वर्जीनिया राज्य का एक इलाका है डोमिनियन एनर्जी का सेवा क्षेत्र। वहां बड़े डेटा सेंटरों की वजह से अगले 5 सालों में बिजली की कुल मांग और पीक डिमांड दोनों में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। तो साफ है ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक चलन है। ये बड़े बड़े डेटा सेंटर दुनिया में बन कहाँ रहे हैं ज्यादातर? देखिए, अमेरिका इसमें सबसे आगे है। दुनिया की लगभग 51% क्षमता तो वहीं है, खासकर टेक्सास, विस्कॉन्सिन, उत्तरी वर्जीनिया जैसे इलाकों में। अच्छा। चीन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर नॉर्वे, यूके, जर्मनी, जापान, मलेशिया, ये देश भी बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या तो बना रहे हैं या बनाने की योजना बना रहे हैं। और भारत में किन जगहों पर ज्यादा ध्यान है? भारत में अभी हाल में 2 जगहों ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। विशाखापट्टनम, जहां गूगल निवेश कर रहा है, और जामनगर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। दोनों की गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर बनाने की महत्वाकांक्षाएं हैं। गीगावाट स्केल? हाँ। इनके अलावा योट्टा, अडानी कॉनेक्स, सिफी, कंट्रोलस, ये कंपनियां मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। और सरकार का जो इंडिया एआई मिशन है और निजी क्षेत्र से जो भारी निवेश आ रहा है, वो इस विस्तार को और तेजी दे रहा है। ठीक है, तो ये साफ है कि मांग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। लेकिन वो बड़ा सवाल फिर वहीं आ जाता है, भविष्य में इतनी बिजली आएगी कहाँ से, खासकर तब जब पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दे रही है। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी का हल ढूंढना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि एआई डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियां खुद भी कम कार्बन वाली ऊर्जा की तरफ देख रही हैं। अच्छा, क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो कंपनियों के अपने डीकार्बनाइजेशन लक्ष्य हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। दूसरा, ऊर्जा की ये जो बेतहाशा बढ़ती मांग है उसे पूरा करने के लिए नए स्रोत चाहिए। और तीसरा, नियामकों का और निवेशकों का भी दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे एआई का काम बढ़ रहा है, ये बड़ी टेक कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा और नई तकनीकों में भारी निवेश कर रही हैं। तो अभी कौन कौन से विकल्प इस्तेमाल हो रहे हैं? फिलहाल तो कई चीजों का मिश्रण चल रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन इनकी एक दिक्कत है कि ये लगातार बिजली नहीं देते। कभी धूप है, कभी नहीं, हवा चलती है, रुक जाती है। हाँ, इंटरमिटेंसी की समस्या। बिल्कुल। तो इसके लिए बैटरी स्टोरेज जैसे समाधान विकसित हो रहे हैं, पर वो अभी भी महंगे हैं और बड़े पैमाने पे लगाना चुनौती है। कुछ जगहों पे ऑन साइट ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है या फिर प्राकृतिक गैस का, ग्रिड को स्थिर रखने के लिए। और फिर कुछ उभरते हुए विकल्प भी हैं जैसे भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल और परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, पर वो अभी ज्यादातर शोध के स्तर पर हैं। और इसी कड़ी में, इसी खोज में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआरस का जिक्र आता है। बिल्कुल सही। एसएमआरस कम कार्बन ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसने कह सकते हैं कि खास तौर पर बड़ी टेक कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ये पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों से अलग कैसे हैं और एआई डेटा सेंटरों की जरूरतों के लिए इन्हें ज्यादा सही क्यों माना जा रहा है? एसएमआरस, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये छोटे परमाणु रिएक्टर हैं। पारंपरिक बड़े रिएक्टरों की तुलना में इनके कई फायदे हैं जो इन्हें एआई डेटा सेंटरों जैसी जरूरतों के लिए आकर्षक बनाते हैं। जैसे कि? पहला, इनका आकार वो काफी लचीला है। 1 मेगावाट से लेकर 300 प्लस मेगावाट तक के हो सकते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से आप इन्हें स्केल कर सकते हैं। छोटा चाहिए छोटा लगा लो, ज्यादा चाहिए तो कई यूनिट लगा लो। अच्छा, मॉड्यूलैरिटी। हाँ। दूसरा, इन्हें फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। जैसे कारें बनती है ना असेंबली लाइन पर, कुछ वैसा ही। इससे बनाने की लागत और समय दोनों कम होते हैं। फैक्ट्री में निर्माण, ये तो पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट बनाने के उस जटिल और सालों लंबे प्रोसेस से बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, यही तो इनका एक बड़ा आकर्षण है। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इनमें निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियां, पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स होती हैं। और चौथा, ये 24 घंटे 7 दिन बिना रुके स्थिर बिजली दे सकते हैं, जिसे बेसलोड पावर कहते हैं। बेसलोड पावर? हाँ, ये सौर या पवन ऊर्जा से मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। आपने कहा निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली, ये क्या चीज है? क्या इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे एक थर्मस होता है ना, वो बिना बिजली के चीजों को गर्म या ठंडा रखता है। हाँ। निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियां भी कुछ वैसी ही हैं। वो भौतिकी के सामान्य नियमों पर काम करती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण या गर्म पानी का ऊपर उठना यानी नेचुरल कन्वेक्शन। किसी बाहरी बिजली या किसी ऑपरेटर के बटन दबाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये सिस्टम रिएक्टर को अपने आप ही सुरक्षित स्थिति में ले आते हैं। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक? हाँ, एक तरह से ऑटोमेटिक, लेकिन बिना जटिल मशीनों के।
ये पारंपरिक रिएक्टरों की एक्टिव सेफ्टी सिस्टम से अलग है, जिन्हें पंप और वॉल्व चलाने के लिए बाहरी बिजली और इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। और एक और बात आपने कही थी कि इन्हें डेटा सेंटर के पास लगाया जा सकता है। हाँ, ये भी एक बड़ा फायदा है, क्योंकि ये छोटे हैं और ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, तो इन्हें सीधे डेटा सेंटर या किसी औद्योगिक क्लस्टर के पास ही लगाया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन लॉस कम होगा? बिल्कुल। इससे बिजली को दूर तक ले जाने के लिए जो महंगी ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी पड़ती हैं, उनकी ज़रूरत कम हो जाती है और बिजली का नुकसान, ट्रांसमिशन लॉस, भी घटता है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एआई डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियां, उन्हें 2030 तक बहुत बड़ी मात्रा में भरोसेमंद 24/7 बिजली चाहिए। हाँ, ये तो साफ है। और उन्हें ये डर है कि शायद मौजूदा बिजली ग्रिड और जो यूटिलिटी कंपनियां हैं, वो इतनी जल्दी ये मांग पूरी न कर पाएं। इसीलिए वे एसएमआर्स को एक गंभीर, एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देख रही हैं। तो जाहिर है इसमें काफी दिलचस्पी दिख रही है। क्या इसमें पैसा भी लग रहा है, निवेश हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर देखें तो एसएमआर के विकास में करीब $15.4 बिलियन का निवेश हो चुका है। इसमें लगभग $10 बिलियन सरकारी पैसा है और $5.4 बिलियन निजी निवेश से आया है। ठीक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। परमाणु ऊर्जा का नाम आते ही सुरक्षा, फिर वो कचरे का निपटान और नियमों से जुड़ी जो पुरानी चिंताएं हैं, वो मन में आ जाती हैं। उनका क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये चिंताएं जायज़ हैं और ये अभी भी मौजूद हैं। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान कैसे होगा, और ये जो जटिल नियामक प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चुनौतियां एसएमआर्स के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये गायब हो गई हैं। तो फिर? हालांकि ये भी सच है कि तकनीक ने काफ़ी तरक्की की है, खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में। ये जो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियां हैं और दूसरे सुधार हैं, उनके कारण एसएमआर्स के प्रति लोगों का नज़रिया वो धीरे धीरे बदल रहा है। मतलब पहले से ज़्यादा सकारात्मक हो रहा है। अच्छा, तो अब आते हैं भारत पर। भारत इस उभरते हुए एसएमआर अवसर का फायदा कैसे उठा सकता है? हमारी सरकार की क्या योजनाएं दिख रही हैं? देखिए, भारत सरकार इसे लेकर काफ़ी महत्वाकांक्षी नजर आ रही है। 2025 के बजट में एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा हुई है, जिसके लिए 20,000 करोड़ यानी लगभग $2.4 बिलियन का शुरुआती फंड रखा गया है। 20,000 करोड़? ये तो बड़ी रकम है। हाँ, और लक्ष्य भी बड़ा है। 2047 तक, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाना है। 100 गीगावाट? हाँ, और इसी मिशन के तहत 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर्स को चालू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यहाँ ये बात सच में दिलचस्प हो जाती है। क्या भारत अपना खुद का एसएमआर डिजाइन बना रहा है? हाँ, बिल्कुल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क एक 200 मेगावाट का एसएमआर डिजाइन विकसित कर रहा है। इसे बीएसएमआर 200 कहा जा रहा है। ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी पीएचडब्ल्यूआर तकनीक पर आधारित है, जिसमें थोड़ा समृद्ध यूरेनियम ईंधन इस्तेमाल होगा। अच्छा, पीएचडब्ल्यूआर तकनीक तो भारत की जानी पहचानी है। हाँ, उसी अनुभव का फायदा मिलेगा। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों के लिए 55 मेगावाट का एक छोटा संस्करण भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हकीकत बनाने के लिए मौजूदा कानूनों में तो बदलाव करने पड़ेंगे, खासकर निजी निवेश को लाने के लिए। बिल्कुल सही। भारत का पूरा नजरिया ही इन कानूनी और नियामक सुधारों पर टिका है। सरकार 2 मुख्य कानूनों में संशोधन करने की योजना बना रही है। एक तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और दूसरा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। और इसका मकसद क्या है? मकसद दोहरा है। पहला, लगभग $26 बिलियन का निजी निवेश आकर्षित करना, और दूसरा, भारत के जो परमाणु दायित्व कानून हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाना, ताकि विदेशी कंपनियां भी यहां आने में हिचकिचाए नहीं। और क्या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ तकनीक लेने देने की भी कोई योजना है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? हाँ, रणनीति का एक अहम हिस्सा ये भी है। होल्टेक इंटरनेशनल यूएसए जैसी अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और दूसरे भागीदार हैं, उनके साथ एसएमआर तकनीक के हस्तांतरण समझौतों का लाभ उठाने की योजना है। इससे भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर पाएगा, बल्कि भविष्य में इस तकनीक का निर्यातक भी बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकारों की क्या भूमिका हो सकती है? वो कैसे मदद कर सकती हैं? राज्य सरकारें बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। जैसे वो परमाणु परियोजनाओं के लिए सही जगहों की पहचान करने और उन्हें पहले से मंजूरी देने में मदद कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर, जो मौजूदा कोयला बिजली संयंत्र बंद हो रहे हैं, उनकी जमीन का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हब के पास इन्हें लगाया जा सकता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है।
इसके अलावा राज्य सरकारें शुरुआती प्रदर्शन परियोजनाओं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकती हैं, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बना सकती हैं, स्थानीय नियामकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चला सकती हैं और जो कोयला क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन्हें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए फिर से कुशल बनाने रीस्किल में मदद कर सकती हैं। और जो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे एसएमआर बनाने वाले, एआई कंपनियां, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां, इनके बीच सहयोग कितना जरूरी होगा? ये सहयोग तो बेहद जरूरी है। आप सोचिए, एसएमआर विक्रेता, एआई डेटा सेंटर चलाने वाले और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां अगर ये सब मिलकर काम करें तो बड़े पैमाने पर नए अवसर पैदा हो सकते हैं। जैसे एसएमआर्स बेस लोड पावर दें और नवीकरणीय ऊर्जा पीक डिमांड को पूरा करे। एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, आपने पहले निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों का जिक्र किया था। क्या एसएमआर्स में सुरक्षा के और भी पहलू हैं जो इन्हें पारंपरिक रिएक्टरों से बेहतर बनाते हैं? हाँ, कई और डिज़ाइन फीचर्स हैं जो मिलकर एसएमआर्स की सुरक्षा प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं। निष्क्रिय प्रणालियों के अलावा, जैसा मैंने कहा, इनके रिएक्टर कोर छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि उनमें रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा ही कम होती है। अच्छा, तो रिस्क कम हो जाता है? हाँ, फिर इनमें दुर्घटना सहिष्णु ईंधन, एक्सीडेंट टॉलरेंट फ्यूल इस्तेमाल करने की योजना है। ये ईंधन बहुत ज्यादा तापमान पर भी अपनी बनावट बनाए रखता है, पिघलता नहीं आसानी से। ओके। डिजाइन ऐसा होता है कि किसी भी घटना के बिगड़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। मतलब अगर कुछ गलत होता भी है तो उसे संभालने के लिए ज्यादा समय मिलता है, घंटों या दिनों का। इसे कहते हैं लंबी घटनाक्रम। अच्छा, ज्यादा टाइम मिलता है एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल। और इन सब कारणों से कम परमाणु सामग्री, निष्क्रिय सुरक्षा, धीमी प्रक्रिया, इनके आसपास छोटे आपातकालीन योजना क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है, परंपरागत बड़े रिएक्टरों के मुकाबले। सुनने में तो ये काफी सुरक्षित लगते हैं, लेकिन नियामक बाधाएं, रेगुलेटरी हर्डल्स, वो तो एक बड़ी चुनौती है ही। इनके लिए नियम कैसे बनेंगे? ये वाकई एक बहुत बड़ी बाधा है। देखिए, एसएमआर्स का सफल होना या ना होना, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि नियामक वातावरण कितना अनुकूल है। अर्ज में नई और उन्नत तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं जिन पर वो पुराने नियम अक्सर सीधे लागू ही नहीं होते, इसलिए नए नियमों की जरूरत है। और नई नियामक प्रक्रियाएं बनाना, ये तो बहुत समय लेने वाला और महंगा काम होता होगा। बिल्कुल, ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, महंगी हो सकती है और अक्सर अपारदर्शी भी होती है। एक खास चिंता ये भी है कि मान लीजिए एक डिज़ाइन सर्टिफाई हो गया, अब ये रिएक्टर तो फैक्ट्री में बनने हैं। अगर बाद में डिज़ाइन में कुछ बदलाव करने हों, कुछ सुधार करने हों, तो नियामक संस्थाएं उसे कैसे संभालेंगी? क्या हर छोटे बदलाव के लिए पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी? हाँ, ये तो मुश्किल हो सकता है। तो दुनिया भर में नियामक सुधारों के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? क्या कोई एक दिशा दिख रही है? हाँ, वैश्विक स्तर पर नियामक सुधार कुछ मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। पहला, ऐसे नियम बनाना जो किसी खास तकनीक से बंधे ना हों, जैसे सिर्फ लाइट वाटर रिएक्टर के लिए ना हो, बल्कि प्रदर्शन आधारित हो। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल फ्रेमवर्क्स, मतलब अगर कोई डिजाइन सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है तो उसे मंजूरी मिलनी चाहिए, भले ही तकनीक नहीं हो। अच्छा, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। हाँ। दूसरा, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाना। जैसे एक ही डिजाइन के कई रिएक्टर बनाने हों, फ्लीट अप्रूवल, तो बार बार पूरी प्रक्रिया ना करनी पड़े, या फैक्ट्री सर्टिफिकेशन को मान्यता देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना, जैसे आईएई के स्टैंडर्ड हैं, और अलग अलग देशों के बीच डिजाइन की मान्यता को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, ताकि एक देश में पास हुआ डिजाइन दूसरे देश में आसानी से मंजूर हो सके। और चौथा, जोखिम के आधार पर नियम तय करना, रिस्क इन्फॉर्म्ड रिक्वायरमेंट्स। मतलब छोटे रिएक्टरों का जोखिम कम है तो उनके लिए आपातकालीन योजना और स्टाफिंग की जरूरतें भी उसी अनुपात में कम होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये सुधार असल में कितनी जल्दी लागू हो पाते हैं। क्या कुछ देश इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं? कोई उदाहरण है? हाँ, कुछ अच्छे उदाहरण हैं। जैसे अमेरिका का एडवांस एक्ट है जो 2024 में आया। कनाडा का वेंडर डिजाइन रिव्यू है, वीडीआर, जो निर्माताओं को लाइसेंसिंग से पहले ही डिजाइन की समीक्षा करवाने की अनुमति देता है। यूके का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, जहां नई तकनीकों को एक नियंत्रित वातावरण में टेस्ट किया जा सकता है। ज्यादातर देश कोशिश कर रहे हैं कि 2026 तक नियामक ढांचा तैयार हो जाए और 2030 तक पहला व्यावसायिक एसएमआर चालू हो जाए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका है? वो कैसे मदद कर रही हैं? IAEA की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास एक प्लेटफॉर्म ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड देयर एप्लीकेशंस है, जिसके जरिए वो जानकारी और विशेषज्ञता साझा करते हैं।
उनकी एक न्यूक्लियर हार्मोनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इनिशिएटिव है, NSHI, जो नियमों में तालमेल बिठाने में मदद करती है। अच्छा। IAEA एक SMR रेगुलेटर्स फोरम की मेजबानी भी करता है, जहां दुनिया भर के नियामक अपने अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करते हैं। और उनका एक सेफगार्ड्स बाय डिज़ाइन प्रोग्राम है, जो ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि SMR डिज़ाइन बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का शुरू से ही ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो नियम और सुरक्षा पर काफी बात हुई, लेकिन दो और चिंताएं हैं जो अक्सर उठाई जाती हैं। एक तो इन रिएक्टरों का परिवहन और दूसरा इनसे निकलने वाला कचरा। हाँ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इनके लिए भी नए नियामक नजरिए की जरूरत होगी, क्योंकि SMRs फैक्ट्री में बनकर साइट पर ले जाए जाएंगे। हाँ, ट्रक पर या ट्रेन पर। बिल्कुल, तो इनके परिवहन से जुड़े सुरक्षा जोखिम हैं। खासकर अगर रिएक्टर में ईंधन पहले से ही लोड करके भेजा जा रहा हो, तो परिवहन के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी देनदारी, लायबिलिटी कौन लेगा, कैसे तय होगी, इसके लिए स्पष्ट नियमों की जरूरत होगी। और कचरे का क्या SMR से अलग तरह का कचरा निकलेगा? परंपरागत रिएक्टरों के कचरे का निपटान तो पहले से ही इतनी बड़ी चुनौती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ जो उन्नत SMR डिज़ाइन हैं, उनमें नई तरह के ईंधन इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे हेलू, हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम। ये पारंपरिक ईंधन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लंबे समय तक चलता है। लेकिन इससे जो कचरा निकलेगा, उसका प्रबंधन शायद अलग तरीके से करना पड़े। साथ ही कुछ डिज़ाइन पानी की जगह दूसरे शीतलक कूलेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पिघला हुआ नमक या गैस। उनसे भी अलग प्रकार का रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके लिए नई निपटान योजनाओं की जरूरत होगी। तो अभी क्या योजना है? कचरे का क्या करेंगे? फिलहाल तो ज्यादातर SMR कंपनियां यही योजना बना रही हैं कि जो इस्तेमाल किया हुआ ईंधन है, उसे अनिश्चित काल के लिए साइट पर अंतरिम भंडारण सुविधाओं में रखा जाए, क्योंकि स्थायी रूप से गहरे भूगर्भीय भंडारों में कचरे के निपटान का कोई स्पष्ट राष्ट्रीय रास्ता अभी भी कई देशों में नहीं बन पाया है। ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं हमारे सामने? देखिए, मुख्य बात यह है कि AI और डेटा सेंटरों की वजह से बिजली की मांग अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रही है। भारत, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर दे रहा है, वो इस चुनौती का सीधे तौर पर सामना कर रहा है। हाँ। इस बढ़ती मांग को कम कार्बन उत्सर्जन के साथ पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRs एक बहुत ही आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। इनके कई फायदे हमने गिने: लचीलापन, फैक्ट्री निर्माण से लागत में बचत, बेहतर निष्क्रिय सुरक्षा और खपत केंद्रों के पास ही 24/7 स्थिर बिजली देने की क्षमता। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, राह इतनी आसान भी नहीं है, चुनौतियां भी गंभीर हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती है नियामक बाधाओं को दूर करना। ऐसे नियम बनाना जो नई तकनीक के लिए सही हों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज करें। इसके अलावा परिवहन और कचरा निपटान से जुड़ी जो सुरक्षा चिंताएं हैं, उनका समाधान ढूंढना जरूरी है। और फिर जाहिर है, इन तकनीकों को जमीन पर उतारने की व्यावहारिक चुनौतियां हैं, सप्लाई चेन, कुशल लोग वगैरह। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? भारत की योजनाएं बेशक महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनकी सफलता निर्भर करेगी कानूनी सुधारों पर, नियामकों की चुस्ती पर और सबसे बढ़कर SMR बनाने वालों, AI कंपनियों, सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच एक मजबूत सहयोग पर। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। हाँ, तो विचार ये है कि जैसे जैसे भारत अपनी AI और डिजिटल महत्वाकांक्षाओं को SMR जैसी उन्नत परमाणु तकनीक से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, असली चुनौती शायद तकनीकी या वित्तीय न हो, बल्कि असली चुनौती सामाजिक स्वीकृति और नियामक चुस्ती के बीच वो नाजुक संतुलन बनाने की होगी। क्या हम भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों और सुरक्षा चिंताओं के बीच ये संतुलन समय पर और सुरक्षित रूप से हासिल कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी ऊर्जा और तकनीकी दिशा तय करेगा। इसी विचार के साथ द डीप डाइव की आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।